हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत। और आज के इस लेक्चर में क्लास 12 केमिस्ट्री दूसरी इकाई चल रही है विलयन। यहाँ पर आपके सेशन में हम लोग बात करेंगे विलयनता क्या है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या है, नार्मलता क्या है, मोल प्रभाज क्या होता है और ग्राम पर लीटर में सांद्रता क्या होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विलयनता की बात करें। ये जो विलयनता है इसे इंग्लिश में बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, अब सॉल्युबिलिटी क्या है, मैंने इस ग्लास के अंदर कुछ पानी लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है, मर्जी है कितना भी ले सकते हो। सपोज कि 100 ग्राम, 100 ग्राम लिखा हुआ है। अब इस 100 ग्राम पानी के अंदर मैं भिन्न भिन्न पदार्थों को घोलकर देखना चाहता हूं। जैसे मैंने एक चीनी ले ली, चीनी को मैं इसके अंदर घोल के डिसॉल्व करके देखूंगा। ठीक है, मैंने नमक ले लिया, मैं नमक को इसके अंदर घोल के देखूंगा। मैंने फिटकरी ले ली, फिटकरी को इसके अंदर घोल के देखूंगा। और भी कोई पदार्थ ले सकते हैं, नमक हो गया, चीनी, फिटकरी, खाने का सोडा ले लो, घुल जाता है पानी में। कोई भी चीज जो जल के अंदर मिले है वो मैंने ले ली। अब क्या है कि 100 ग्राम जो मैंने जल लिया हुआ है इसके अंदर मैं चीनी घोलूंगा, उसके बाद दोबारा 100 ग्राम जल लेकर उसमें नमक घोलकर देखूंगा। जितने ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में घुल रही है, क्या नमक भी उतना ही घुलेगा? 100 ग्राम जल के अंदर जितनी ग्राम चीनी, जितनी मात्रा चीनी की घुलती है, क्या नमक की भी उतनी घुलेगी? क्या फिटकरी की भी उतनी घुलेगी? क्या खाने का जो सोडा है उसकी भी उतनी मात्रा घुलेगी? नहीं, इन पदार्थों की घुलने वाली मात्राएं अलग अलग। कोई पदार्थ कम मात्रा में घुलेगा तो कोई ज्यादा मात्रा में घुलेगा, है ना। आवश्यक नहीं है कि जितना नमक घुल जाए चीनी भी उतनी घुल जाए। तो हर पदार्थ की जो इसके अंदर मात्रा घुल सकती है वो अलग अलग है। इसी को हम बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। अब देखो, अगर मैं अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूं, अगर मैं क्या करूं कि 100 ग्राम जल लिया और मैंने उसके अंदर चीनी घोलकर देखी। पहली कंडीशन कि जल कैसा है, नॉर्मल प्लेन मैटर है, तो उसके अंदर चीनी घुल गई, अंदर कुछ 20 ग्राम 10 ग्राम कुछ घुल गई। अब मैं उस जल को गर्म कर दूं, मतलब जल का ताप परिवर्तित कर दूं, तो भी क्या उतनी घुलेगी? अगर जल गर्म हो जाएगा ना तो ज्यादा घुलेगी, है ना, जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर मुझे ये पता करना है कि 100 ग्राम जल के अंदर कितनी चीनी की मात्रा घुल सकती है, तो इस प्रश्न का कोई सही जवाब होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न ताप पर घोल कर देखेंगे और सबके आंसर कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो अगर चाहते हो कि उत्तर में एक रूपता रहे तो पहले में ताप को फिक्स करना पड़ेगा। तो ताप को निश्चित कर दीजिए, कितने में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो निश्चित ताप पर, पहले ताप को निश्चित कर दिया। विलायक आवश्यक नहीं है कि आप जल ही लें, विलायक समझते हैं ना, विलायक कोई भी ले सकते हैं। 100 ग्राम विलायक ले लीजिए, ठीक है। निश्चित ताप पर मैंने क्या लिया, 100 ग्राम विलायक लिया। अब मुझे क्या करना है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करना है। काय के द्वारा? चीनी के द्वारा। मतलब इसके अंदर चीनी घोलनी है, घोलते जानी तब तक घोलते जाना है जब तक घुलना बंद ना हो जाए। जब घुलना बंद हो जाए तो आप समझ जाइए कि विलयन जो है कैसा हो गया है, संतृप्त हो गया है। तो मैंने मान लिया कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने में जो चीनी खर्च हुई, सपोज कितनी खर्च हुई भैया, 20 ग्राम खर्च हुई। कितनी खर्च हुई? 20 ग्राम। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया काय के साथ, नमक के साथ। तो मैंने जब इस 100 ग्राम निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को नमक से संतृप्त करने का प्रयास किया, नमक घोलकर देखा तो नमक थोड़ा ज्यादा घुल गया भैया। नमक घुल गया कितना, 25 ग्राम। थर्ड एक्सपेरिमेंट में वही निश्चित ताप पर 100 ग्राम मैंने जल, ताप भी वही रखा, 100 ग्राम विलायक लिया वही वाला। और इस बार मैंने फिटकरी को घोलकर देखा कि इसके अंदर फिटकरी कितनी घुल सकती है, तो पता चला फिटकरी घुल पाई कुल ओनली 23 ग्राम, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, खाने का सोडा घोलकर देखा कि खाने का सोडा तब तक घोलना है जब तक संतृप्त ना हो जाए। मतलब खाने का सोडा जब तक घुलता रहेगा मैं और डालता रहूंगा, घुलेगा और डालूंगा, जब घुलना बंद हो जाएगा तो पता चलेगा विलयन संतृप्त हो गया। तो संतृप्त करने में खाने का सोडा कितना खर्च हुआ, 24 ग्राम। अब क्या है, तो बस यही मात्रा, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करना है। आपने करना क्या है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करना है।
तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने में कितनी चीनी खर्च हुई है? 20 ग्राम। तो चीनी की विलेयता कितनी हो गई? 20 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। ठीक है, चीनी का मामला, अगर चीनी की बात करें, अगर निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को मैं नमक के द्वारा संतृप्त करूं तो नमक कितना घुला था? 25 ग्राम। तो नमक की विलेयता कितनी हो गई भैया? नमक की विलेयता हो गई कि 25 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। फिर निश्चित ताप पर मैंने 100 ग्राम जल को फिटकरी से संतृप्त किया, कितना खर्च हुई? 23 ग्राम। तो यहां पर आप देख रहे हैं फिटकरी की विलेयता हो गई 23 ग्राम पर 100 ग्राम विलायक। ओके, इसी प्रकार से खाने के सोडा की विलेयता कितनी हो गई? 24। तो विलेयता समझ में आ गई होगी। परिभाषा की बात करें तो क्या कहती है परिभाषा? कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। किसी पदार्थ की विलेयता अगर ज्यादा है इसका मतलब विलायक की निश्चित मात्रा में वो पदार्थ ज्यादा घुलेगा। अगर किसी पदार्थ की विलेयता कम है इसका मतलब निश्चित मात्रा के अंदर वो पदार्थ कम घुलेगा। भाई विलायक की मात्रा तो निश्चित है, अगर किसी पदार्थ की विलेयता कम है तो विलायक की निश्चित मात्रा के अंदर वो कम मात्रा में घुलेगा। किसी पदार्थ की विलेयता अधिक है तो विलायक की निश्चित मात्रा के अंदर वो अधिक मात्रा में खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई, डेफिनेशन भी हो गई, उदाहरण भी हो गया। अब अगला टर्म आता है सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या है? देखिए, व्यवहारिक उदाहरण ले लेता हूं कि यार क्या है। एक टोकरी है, इसके अंदर मान लिया क्या कुछ आलू भरे हुए हैं, कुछ टमाटर भरे हुए हैं। ठीक है, व्यवहारिक उदाहरण ले रहे हैं हटके सिलेबस से थोड़ा। आलू भरे हुए, टमाटर भरे हुए हैं। अब कहा जाए कि भाई इसमें टमाटर की सांद्रता क्या है? जिस पदार्थ की सांद्रता पूछ रहा होता है उसकी मात्रा ऊपर ली जाती है। टमाटर का भार बटा आलू का भार। काय की सांद्रता हो गई? टमाटर की सांद्रता हो गई। अच्छा, आलू की मात्रा ऊपर ले लो, आलू का भार बटा टमाटर का भार। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा, टमाटर का भार बटा कुल भार करेंगे, आलू का भार नहीं करेंगे। टमाटर का भार बटा कुल भार। तो कुल भार की तुलना में अगर मैं टमाटर के भार की तुलना करने लग जाऊं कैसे? कुल भार से टोटल, तो टमाटर की सांद्रता हो गई। ऐसे अगर मैं आलू का भार ऊपर लिखूं और बटा में कुल भार, पूरी टोकरी का भार लिखूं तो किसकी सांद्रता हो गई? आलू की सांद्रता हो गई। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जिस पदार्थ की सांद्रता हम निकाल रहे होते हैं उस पदार्थ की मात्रा की तुलना की जा रही होती है शेष मात्रा से। यानी किसी पदार्थ की मात्रा की तुलना करनी है कुल मात्रा से, वही क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। जैसे ये एक गिलास है, इसके अंदर जल है और जल के अंदर मैंने क्या घोला हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोला हुआ है। तो अब आप क्या पूरा ये इसका सांद्रता निकालने का तरीका क्या क्या हो सकता है? अगर मुझे HCl की सांद्रता निकालनी है, किसकी निकालनी है? HCl की निकालनी है। तो सांद्रता निकालने का तरीका क्या? ऊपर मैं क्या ले लूं? HCl का आयतन और बटा कुल आयतन। तो ये क्या हो गई? HCl की सांद्रता हो गई। अब सांद्रता निकालने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं HCl का आयतन ही लूं और विलयन का आयतन ही लूं। आयतन का मतलब मिलीलीटर, लीटर। ठीक है, मैं यहां पर HCl का द्रव्यमान ले सकता हूं और यहां पर कुल द्रव्यमान ले सकता हूं। मतलब पहला ऑप्शन तो ये हो गया कि विलय का भी आयतन ले लिया और विलयन का भी आयतन ले लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि विलय का भी द्रव्यमान ले लिया जाए और विलयन का भी द्रव्यमान ले लिया जाए। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया कि विलय का आयतन ले लिया जाए, विलय का द्रव्यमान ले लिया जाए और विलयन का आयतन ले लिया जाए। मतलब कई प्रकार से, कोई सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि नहीं है, बहुत सारी विधियां हैं। पहली विधि क्या, हम क्या करें भाई? विलय का आयतन ले, इसका भी आयतन ले। दूसरी विधि क्या? इसका द्रव्यमान ले, इसका आयतन ही ले। तीसरी विधि क्या? इसका भी द्रव्यमान ले, इसका भी द्रव्यमान ले। तीन विधियां तो यही हो गई सांद्रता। सांद्रता व्यक्त करने की तीन विधियां। पहली बार मैंने HCl का भी आयतन लिया, विलयन का भी आयतन लिया।
फिर HCl का क्या लिया मैंने, दोनों का पहली बार में HCl का आयतन, विलेन का भी आयतन। दूसरी बार में HCl का क्या लिया मैंने, बोलो भाई, HCl का लिया द्रव्यमान और इसका क्या लिया, आयतन। तीसरी बार में ऊपर भी द्रव्यमान ले लिया और नीचे भी क्या ले लिया, द्रव्यमान। तो ये सांद्रता व्यक्त करने की बहुत सारी 3 विधियां तो ये बन गई। चौथी विधि बन सकती है कि द्रव्यमान आप क्या करें भैया, अब 3 विधियां ही है, 3 विधियों के अंदर से बहुत सी विधियां निकलेंगी, अलग अलग तरीके हैं कि हम HCl का द्रव्यमान क्या करें, ग्राम में लेने लग जाए। HCl की जो द्रव्यमान है वो किस रूप में ले लें, ग्राम में ले लें। चौथी विधि बन गई। पांचवी विधि, HCl का द्रव्यमान ग्राम में न लेकर हम HCl का द्रव्यमान जो मोल के रूप में ले लें, पांचवी विधि बन गई। छठी विधि, हम HCl का द्रव्यमान न ग्राम में लें न मोल में लें, हम इसे तुल्यांक के रूप में ले लें। तो जैसे द्रव्यमान को तोलने की बहुत सी इकाइयां होती है ना, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, कुंतल। कम पदार्थ होता है छोटी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाटों का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा पदार्थ होता है तो बड़ी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही विलेय की मात्रा हम भिन्न भिन्न इकाइयों में ले सकते हैं और विलेय का जो आयतन है वो भी भिन्न भिन्न इकाइयों में ले सकते हैं। इसी के आधार पे सांद्रता प्रदर्शित करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। तो मैं एक एक करके विधियों की बात करूंगा। सबसे पहले विलेय की सांद्रता आपकी समझ में आ गई होगी। क्या बताया गया सांद्रता में भाई, किसी कुल विलयन की तुलना में किसी पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। सारी परिभाषाएं जो मैं आपको नोट दूंगा उनमें एज इट इज लिखी आपको मिल जाएगी, ठीक है। केवल यहाँ पे समझने का प्रयास करिए आप। तो क्या बताया सांद्रता, कुल विलयन में किसी पदार्थ की तुलनात्मक मात्रा, कुल विलयन में किसी पदार्थ की तुलनात्मक मात्रा को हम उसकी सांद्रता कहते हैं। अब एक एक करके टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कुछ बताई नहीं है पहले से, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले मोल, ये जैसे कहा गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 58.5 ग्राम NaCl, ठीक है। तो नमक है और नमक, कितना नमक लिया गया, 58.5 ग्राम। अब 58.5 ग्राम नमक को अगर ग्राम में व्यक्त करोगे तो वो 58.5 है। अगर मैं इस नमक की मात्रा को मोल के रूप में प्रदर्शित करना चाहूं तो क्या होगा, कैसे निकालूंगा मैं, NaCl के मोलों की संख्या, ये बेसिक क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, फंडामेंटल क्लासेस आप देख सकते हो। NaCl के मोलों की संख्या है ना, प्ले लिस्ट में जाके जो फंडामेंटल क्लासेस है मौका देख सकते हो, ये चीजें मैंने बहुत डिटेल में बताई है। तो NaCl के मोलों की संख्या निकालनी है, NaCl के किसी के भी मोलों की संख्या निकालो। पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर सूत्र हुआ करता है पदार्थ का भार बटा अणुभार। उसके भार को हम अणुभार से भाग कर देंगे, फिलहाल आप अणुभार ही समझिए, फिर मैं बाकी आगे बताऊंगा। तो भार को अणुभार से भाग कर देंगे तो मोलों की संख्या निकल आएगी। ये तो हो गया भार, कितना दिया हुआ है 58.5 बटा NaCl का अणुभार। NaCl का अगर मैं इसे अणु मान लूं तो इसका भार, मतलब सोडियम के परमाणु का भार, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, प्लस Cl क्लोरीन के परमाणु का भार 35.5 होता है, दोनों का टोटल करो 58.5। इसका NaCl का अणुभार भी कितना आ गया 58.5, भाग करोगे 1 आ जाएगा, 1 मोल। तो 58 अगर ग्राम में NaCl को व्यक्त करोगे तो कितना है, ये 58.5 ग्राम है। अगर मोल में व्यक्त करोगे तो हमने देखा कि 58.5 ग्राम कितने के बराबर है, 1 मोल के, 1 मोल NaCl। तो अगर मैं 1 मोल NaCl लिखूं तब भी NaCl की मात्रा वही है। अगर मैं 58.5 ग्राम NaCl लिखूं तब भी NaCl की मात्रा वही है। लेकिन विज्ञान में मोल के रूप में पदार्थ की मात्रा को ग्राम के रूप में कम प्रदर्शित करते हैं, अधिकांश मामलों में मोल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इज इट क्लियर? अब देखिए अगली बात, यहां से मोल समझ में आ गया होगा, मोल से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से निकल के आती है मोलरता। सांद्रता प्रदर्शित करने की पहली सरलतम, सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट विधि। बहुत सवाल पूछते हैं, इसे मैंने सक्रिय द्रव्यमान करके पढ़ाया भी था, पहले पढ़ा था सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, मोलरता 4th यूनिट में था। तो वही है, सेम है। मोलरता क्या है, कोई विलयन है, आपने यहाँ पे लिया हुआ है, सपोज ना 1 लीटर विलयन लिया हुआ है। 1 लीटर विलयन के अंदर किसी पदार्थ A का अगर आपने 1 मोल घोल दिया तो इस विलयन की मोलरता हो जाएगी 1। अगर 1 लीटर के अंदर आपने 2 मोल घोल दिए तो मोलरता हो जाएगी 2।
1 लीटर के अंदर पदार्थ के 5 मोल घुले हुए, तो मोलरता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या कहती है परिभाषा? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहा जाता है। और मोलरता को आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि यार ये जो है ना 6 मोल घुले हुए हैं और आयतन कितना है? ये 2 लीटर है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कर लो। 2 लीटर के अंदर कितने मोल? 6 मोल। 2 लीटर में 6 मोल, तो 1 लीटर में कितने मोल हुए? 3। तो मोलरता कितनी हो जाएगी? 3। परिभाषा कहती है कि 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सूत्र यहीं से निकल आएगा। मोलरता M, पदार्थ को आपने किस रूप में लिया है? मोलों के रूप में लिया हुआ है, तो पदार्थ जो घुला हुआ है उसे विलेय बोला जाता है, विलेय के मोलों की संख्या। परिभाषा से सूत्र बनेगा मोलरता M बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या है ये? विलेय किस रूप में लिया है आपने? लीटर के रूप में, तो विलेय का आयतन लीटर में, विलेय का आयतन लीटर में, तो ये मोलरता हो गई। 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर समझने के लिए वैसे आपको फार्मूला याद ही करना पड़ेगा। मोलरता M बराबर क्या? ऊपर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर में, तो दोनों चीजें परिभाषा से हैं। अब यहीं पे मैं बात करूं मोललता की। मोललता, चलो मोललता करते हैं। मोललता क्या है कि अगर अभी मोललता 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, 1 लीटर ना बोलकर अब मैं जो विलायक ले रहा हूं वो लीटर के रूप में ना लेके किलोग्राम में ले लूं। कितना ले लूं? 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक। देखिए तो एक चीज समझिए आप, विलेय में घोला जाता है क्या? विलायक, तब जाके बन जाता है क्या? विलयन। बात समझ में आ रही है? विलेय में जब विलायक बोलते हैं तो क्या बनता है? विलयन। तो बटा में हम हमेशा क्या लेते हैं? विलयन लेते हैं। कुछ मामले ऐसे भी आएंगे कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन का ना मान के विलायक ही मान लिया जाता है। कब? अगर मामला किसी ठोस का हो, पदार्थों को द्रव के रूप में न लेकर ठोस के रूप में लिया जा रहा है, तो क्या होगा यार? आयतन बहुत कम होगा। विलेय का आयतन विलायक के आयतन की तुलना में नगण्य होगा। मतलब विलेय का जो द्रव्यमान है, अगर वो विलायक के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य है, तो जो विलायक का द्रव्यमान होगा वही विलेय का द्रव्यमान होगा। अगर बहुत बड़ा विलयन हो जाए तो विलेय और विलायक का कुल द्रव्यमान विलायक के लगभग बराबर होता है। तो ठोसों के मामले में हम क्या करते हैं? तुलना कैसे करते हैं? विलायक से करते हैं। और द्रवों के मामले में तुलना कैसे करते हैं? विलयन में, क्योंकि विलेय का आयतन नगण्य नहीं माना जा सकता, लेकिन विलेय का द्रव्यमान जो है अतितनु विलयन है, तो तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य माना जा सकता है। तो बात ये इतनी सी बताई जा रही थी कि अभी मैं क्या मोलों की संख्या गिन रहा था 1 लीटर आयतन के अंदर, और मैं 1 लीटर आयतन में ना गिन के 1 लीटर विलयन में गिन रहा था। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या न गिन के मैं 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या गिनने लग जाऊं, तो क्या परिभाषा निकल के आएगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। इंग्लिश में इसे मोलरिटी कहते हैं। और अंतर, खास अंतर इसे स्मॉल एम से, कैपिटल एम और स्मॉल एम में कंफ्यूज मत होना। कैपिटल एम लिखा हुआ है तो मोलरता, यह है मोलरता कैपिटल एम, और स्मॉल एम लिखा है तो मोललता। अंतर क्या है? मोलरता कहा जा रहा है तो विलयन का आयतन लीटर में लिया जाएगा, मोललता कहा जा रहा है तो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। परिभाषा वही हो गई कि अगर 1 लीटर के अंदर कितने मोल घुले हुए हैं भैया? 1 किलोग्राम विलायक में 6 मोल घुले हुए हैं, तो मोललता 6 हो गई। 1 किलोग्राम विलायक में 2 मोल घुले हुए हैं, मोललता 2 हो गई। 1 किलोग्राम विलायक में 3 मोल घुले हुए हैं, तो मोललता 3 हो गई। सूत्र यहां से निकल के आ जाएगा, मोललता स्मॉल एम बराबर, ऊपर तो हमने विलेय किस रूप में लिया है? मोल के रूप में लिया है, तो विलेय के
मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या आएगा, विलायक का भार किलोग्राम। ठीक है, विलायक का भार क्या मिल जाएगा, 1 किलोग्राम है। तो अगली मोलरता हो गई, इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, परिभाषाएं कम आती है, इससे आप याद करेंगे। तो मोलरता के बाद अगले चरण की तरफ हम बढ़ते हैं, तुल्य नॉर्मलता पर। अब क्या है नॉर्मलता? नॉर्मलता भी बहुत सिंपल है कि कुछ देर पहले क्या कहा मैंने कि 1 लीटर आयतन लिया था, पर जब मोलरता की बात चल रही थी तो हमने क्या किया था, 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या गिनी थी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या अगर हम गिन रहे हैं तो वो क्या कहलाई थी, मोलरता। अब मैं 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या नहीं गिन रहा हूं, मैं गिन रहा हूं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या गिन रहा हूं। 1 लीटर विलयन में मैं क्या गिन रहा हूं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो अगर 1 लीटर विलयन के अंदर एक 5 ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं तो मैं बोलूंगा इसकी नॉर्मलता कितनी है, 5 है। नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं, इस कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 लीटर विलयन में अगर पदार्थ के 5 ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं तो नॉर्मलता 5 हो गई। 1 लीटर में 3 ग्राम तुल्यांक घुले हैं तो नॉर्मलता 3 हो गई। 1 लीटर में 2 ग्राम तुल्यांक घुले हैं तो नॉर्मलता 2 हो गई। यहीं से सूत्र बन जाएगा, क्या बनेगा, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर, ऊपर क्या लेंगे हम इस बार, विलेय के मोलों की संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि हम इस बार क्या कर रहे हैं, ग्राम तुल्यांकों को गिन रहे हैं। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर। ठीक है, तो नॉर्मलता का सूत्र हो गया, 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो भाई जो फंडामेंटल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाके, मुझे पहले नहीं आता था, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करना, वहां पे फंडामेंटल केमिस्ट्री की एक वीडियो पड़ी हुई है, वहां पे मैंने तुल्यांक की भार निकालना सिखाया हुआ है। यहाँ भी सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा समय की बाध्यता रहती है, दोबारा सिखा दूंगा। संभव हो तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तो ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। सांद्रता प्रदर्शित करने का अगला तरीका मैं ले रहा हूं ये वाला, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो फिर मैंने भाई विलयन कितना लिया, 1 लीटर। 1 लीटर क्या ले लिया, विलयन ले लिया। लेकिन जो पदार्थ ए इसके अंदर घुला हुआ था, इस बार मैं पदार्थ के मोलों की संख्या भी नहीं गिनूंगा, इस बार मैं पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी नहीं गिनूंगा। मेरी मर्जी, मैं क्या गिनूंगा, मैं गिनूंगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या। मैं ये चेक करूंगा इसमें कितने ग्राम पदार्थ घुला हुआ है, 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम पदार्थ घुला हुआ है, मैं ग्रामों की संख्या गिनना चाहता हूं। तो अगर 1 लीटर विलयन के अंदर 5 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी हो जाएगी, 5 ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी होगी भैया, 5। अगर 1 लीटर विलयन में 15 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी होगी, 15। क्लियर है, परिभाषा सिंपल हो गई। 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ये हो गया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। कैसे निकालेंगे, इस बार पदार्थ आपने किस रूप में लिया है, ग्राम के रूप में लिया है। पदार्थ किस रूप में लिया है, ग्राम के रूप में। ऊपर लिखेंगे विलय के ग्रामों की संख्या। भाई सांद्रता की इतनी सारी इकाइयां कैसे बन गई, कोई बंदा सांद्रता को मोलरता के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, कोई नॉर्मलता के रूप में, कोई मोलरता के रूप में, कोई ग्राम पर लीटर के रूप में। ये इतनी सारी इकाइयां बनी कैसे, कभी मोलों के रूप में लिया जाता है पदार्थ को, कभी ग्राम तुल्यांकों के रूप में लिया जाता है, कभी ग्रामों के रूप में लिया जाता है। तो ये स्पेसिफाई हमें याद करने पड़ेंगे। तो ग्राम पर लीटर में सांद्रता हो रहा है विलय के ग्रामों की संख्या, और विलयन किस रूप में लिया है, लीटर में लिया है विलयन आपने, तो बटा में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, देखो जितनी परिभाषा है बटा में ना, ज्यादातर सबने क्या आ रहा है, विलयन का आयतन लीटर में। केवल एक मोलरता था ना, मोलरता में हमने बटे में क्या लिखा था, विलायक का भार किलोग्राम में। बाकी सबके बटे में एक ही चीज आ रही है, विलयन का आयतन लीटर में। तो इसे नोटिस करिएगा, याद करने में हेल्प करेगी।
तो ग्राम पर लीटर में सांद्रता बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर में। परिभाषा क्या होगी, 1 लीटर विलेय में उपस्थित पदार्थ के 1 लीटर विलेय में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, सूत्र हो गया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर में। लास्ट आता है मोल प्रभाज। अभी स्टार्टिंग मैंने मोल निकालना सिखाया था। कोई विलेय है, इसके अंदर A, B 2 पदार्थ घुले हुए, हो सकता है कि 3 घुल जाए, कितने भी घुल सकते हैं। तो सारे पदार्थों के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। A के मोलों की संख्या कितनी, 5, B के मोलों की संख्या 3, C के मोलों की संख्या 4 कर लेते हैं। तो मोल प्रभाज क्या होता है, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। मतलब A के मोलों की संख्या बटा A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या प्लस C के मोलों की संख्या। तो राइटिंग थोड़ा मैं गंदा लिख देता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी रहती है बहुत लिखने की। मैं साफ थोड़ा लिख सकता हूँ, इतना गंदा भी नहीं लिखता, इसलिए लिखता हूँ कम समय में मुझे ज्यादा चीजें करानी होती हैं। ठीक है, तो एक तो राइटिंग थोड़ा गंदी आती है, चीजें मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, तो समझ में तभी आएगा जब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अदरवाइज बोर्ड से थोड़ा मामला कभी समझ में आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। तो A के मोलों की संख्या बटा A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या प्लस C के मोलों की संख्या, ये क्या हो गया, A का मोल प्रभाज। ऐसे ऊपर में लिख दूं B के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, ये क्या हो जाएगा, B का मोल प्रभाज। ऊपर में लिख दूं C के मोलों की संख्या बटा क्या, कुल मोलों की संख्या, ये क्या हो जाएगा, C का मोल प्रभाज। न्यूमेरिकल वैल्यू बात करें तो परिभाषा के लिए होगी किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम पदार्थ का मोल प्रभाज कहते हैं। अब अगर मुझे A का मोल प्रभाज निकालना है, A के मोलों की संख्या ये रही कितनी, 5 बटा कुल मोलों की संख्या 5 और 4 9 3 12, ये हो गया 5 बटा 12 A का मोल प्रभाज। B का मोल प्रभाज निकालना है, B के मोलों की संख्या कितनी है, 3 बटा कुल मोलों की संख्या 5 और 4 9 3 12, ये हो गया B का मोल प्रभाज। ठीक है, C का मोल प्रभाज निकालना है, C के मोलों की संख्या कितनी है भैया, 4 बटा कुल मोलों की संख्या 5 4 9 3 12, तो ये C का मोल प्रभाज हो गया। जैसे किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थों की प्रतिशत मात्राओं का योग हमेशा कितना होता है, 100 होता है, ऐसे ही किसी विलयन में जितने भी अवयव होंगे सबके मोल प्रभाजों का योग हमेशा होता है 1। ओके, बाकी नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।